तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 4.3 के सवाल भी कराए थे और उसका जो उसमें इस्तेमाल प्रयोग होने वाला जो टॉपिक था वो भी कराया था। इसी तरीके से आज की वीडियो में हम आपके लिए 4.4 प्रश्नावली के प्रश्न हल कराएंगे और उसमें किस टॉपिक का जिक्र होना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और कोफैक्टर कहते हैं सहखंड। तो पहले आइए देखिए माइनर कैसे निकालते हैं, क्योंकि बिना माइनर निकाले कोफैक्टर निकालना गलत होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर माइनर निकालना आप सीख गए यानी कि उपसारणिक निकालना सीख गए तो सहखंड निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि माइनर की मदद से ही कोफैक्टर निकाले जाते हैं। तो देखिए, उपसारणिक यानी कि माइनर की परिभाषा यह है, सारणिक के अवयव ए आई जे। अब ए आई जे का मतलब क्या है समझ लीजिए। ये देखिए ए आई और जे, इसका मतलब है कि ए आई जे अवयव का मतलब होता है किसी भी सारणी की आईवी रो यानी कि पंक्ति और जेवा स्तंभ यानी कि कॉलम पे जो अवयव बैठा हुआ है उसका मान है। और उसके लिए उपसारणी का यदि ज्ञात करना है तो जिस पंक्ति में है वो भी गायब हो जाएगी पूरी, और जिस स्तंभ में है वो भी पूरा गायब हो जाए। जो बचेगा उसका सारणी निकालने पर हमें उपसारणिक ज्ञात होता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने अच्छा एम आई जे से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एन यानी कि जो उसका ऑर्डर है, क्रम है, वह 2/2, 3/3, 4 यानी कि एन का मान 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो अगला उदाहरण है 19, उसको देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है 19वें उदाहरण में कि डेल्टा बराबर दिया हुआ है, पहली पंक्ति में सारणिक है, पहली पंक्ति में 1 2 3, दूसरी में 4 5 6 और तीसरी में 7 8 9 में अवयव है 6 अवयव जहाँ भी स्थित है उसका उपसारणिक हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि 6 जो अवयव है वो किस स्थिति में है। तो देखिए यहाँ पर है ये 6 अवयव यहाँ पे है। तो इसकी स्थिति यदि ज्ञात करें तो पहले हम पंक्ति देखें कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो आइए देखिए, तो 6 जो अवयव 6 है, अवयव 6 की स्थिति दूसरी पंक्ति 2 3 है, 2 3 है, यानी कि दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ, यानी कि आई का मान हो गया 2, ठीक है, और जे का मान हो गया 3। तो जो इस परिभाषा में दिया गया था, तो आइए देखिए कि ए आई जे जहाँ भी स्थित होगा उसकी आई वी पंक्ति और जेवा स्तंभ हटाने से प्राप्त होता है। तो यदि हम देखें इसमें कि दूसरी पंक्ति हट जाएगी और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो बचेगा सारणी क्या, 1 2 और 7 8। तो आइए देखिए 1 2 और 7 और 8। इसका यदि हम सारणी ज्ञात करें तो देखो 8 गुणा 1 8 हुआ और माइनस का 2 गुणा 7 14, कितना आ गया ये, माइनस का 6। तो यदि हम M23 जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं M23 बराबर कितना हो गया इसमें, -6। 6 अवयव के लिए यदि हम उपसारणी ज्ञात कर रहे हैं कितना आ रहा है, -6। आगे समझ में इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखिए अगले
टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सहखंड कोफैक्टर। एक अवयव aij का सहखंड जिसे कैपिटल Aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां aij का मान क्या होता है, -1 की घात i प्लस जे डॉट यानी कि गुणा mij। यानी कि मैंने बताया था कि बिना माइनर के आप कोफैक्टर निकालना नहीं सकते, है ना। बिना माइनर के आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था। तो aij बराबर -1 की पावर i प्लस जे गुणे में mij के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां स्मॉल aij का उपसारणिक mij है। चलिए इस पे आधारित कोई सवाल हो तो हम करते हैं अभी। देखिएगा उदाहरण 20 दिया हुआ है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट थी इसलिए वो सही किया हमने। सारणिक है 4, 3 और 1 - 2 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करें। दोनों ही काम करने हैं, पहले हमें इसके माइनर यानी कि उपसारणिक ज्ञात करने हैं और उसके बाद कोफैक्टर यानी कि सहखंड भी ज्ञात करने हैं। तो आइए देखिए कैसे हल होता है। इसमें सारणिक दिया गया है हमको डेल्टा बराबर 4, 3, 1 और -2, यानी कि 4 अवयव हैं इसमें। तो पहला अवयव 4 जो है उसकी स्थिति है 1, 1, 3 की स्थिति 1, 2, 1 की स्थिति 2, 1 और -2 की स्थिति 2, 2। तो इसी क्रम में M11 यदि हम निकालते हैं तो पहली पंक्ति खत्म हो जाएगी और पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा, -2। उत्तर आ गया -2। आगे चलते हैं, इसमें M12 ज्ञात करते हैं। M12 में यदि हम देखें तो 3 के लिए पहली पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म, क्या आ गया, 1। ठीक है। इसी तरीके से देखें कि M21 कितना आएगा। अरे तुम तो 2 बजे आने की कह रहे। M21 देखिएगा, M21 में 1 के लिए यानी कि 1 के लिए हम देखें तो पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति खत्म, तो कितना आ गया, 3। ठीक है। इसी प्रकार M22 भी ज्ञात करेंगे हम। M22 अगर देखा जाए तो M22 में -2 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, तो कितना रह गया, 4। तो इस प्रकार हमने सभी उप सारणिक निकाल लिए हैं सारणिक के। अब हम निकालेंगे इसके सहखंड। तो हमें सूत्र लिखवाया गया था aij बराबर -1 की घात i प्लस जे mij। ठीक है। अब इसमें हम देखें, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो A11 क्या आएगा, A11 -1 की घात 1 + 1 यानी कि 2 और M11 -1 की घात 2 यानी कि प्लस का 1 बन जाएगा और M11 का मान जैसा था वैसे ही आएगा। तो M11 का मान क्या था, -2। तो उत्तर आ गया इसका -2। ठीक है। ऐसे ही A12 हम ज्ञात करेंगे। -1 की घात 1 + 2 कितना हो गया, 3 M12। तो देखो भाई M12 का मान हम देख लें पीछे से। M12 का मान था 1, लेकिन यहाँ
-1 की पावर 3 है, विषम है घात, तो यहाँ पे -1 आएगा। -1 और 1 कितना हो गया? -1। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, अब निकालते हैं हम इसमें A21। A21 में वही चीज़, -1 की घात, -1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और M2 -1 हो गया, और M21 का मान हमने कितना निकाला था? 3। तो यहाँ पर -1 और 3 कितना हो गया गुणे में? -3। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम देखें लास्ट अंतिम A22, तो -1 की घात 4 M22 बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा, M22 का मान 4 है, 4 आएगा यहाँ पर, और ये -1 की घात 4 यानी कि +1 हो गया, तो उत्तर कितना आ गया? 4। तो A11 आ गया -2, A12 -1 और A21 -3 और A22 +4। हालांकि करने का तरीका यही है, लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसमें कि जो भी कोफैक्टर निकालना है वह स्थिति पर डिपेंड करेगा, स्थिति पर आधारित है। यदि जो उसकी पोजीशन है, स्थिति है, उनका योग यदि विषम आएगा तो कोफैक्टर यानी कि माइनर जो हमने उपसारणिक ज्ञात किया उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। और यदि सम है तो कोई चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। किसकी? उपसारणी की। यही अंतर है, और इसी तरीके से सवाल आपको करना है। तो आइए अगले सवालों पे चलते हैं। प्रश्नावली 4.4 में निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक एवं सखंड लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हो जाएगा आपसे जैसा हमने एग्जाम्पल कराया, अभी उदाहरण कराया, उस तरीके से कर लीजिएगा। दूसरे का हम दूसरा भाग, ये वाला भाग हम बता देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसको। तो इसमें जो डेल्टा दिया गया है, क्या है देखने पहले। 104 104 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में 3 5 -1 3 5 -1, और तीसरी पंक्ति में 0 1 2 0 1 और ये आपका सारणिक दिया गया है। इसके सभी उप सारणिक व सखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, इसमें 9 अवयव हैं, तो 9 ही हमारे उप सारणिक होंगे और 9 ही सखंड निकाले जाएंगे। तो देखिए, एक एक करके निकालते हैं। M11 देखिए कितना आएगा। एक के लिए देखो, पहला स्तंभ, पहला इसके लिए, एक के लिए पहला स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति खत्म, क्या बचेगा? 5 -1 1 2। ठीक है, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 + 1 11। ठीक है, ऐसे ही याद करना है हमें। M12 हाँ, M12 में 0 के लिए देखो, पहली पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म, 3 -1 और 0 0 और क्या है? 2।
ठीक है, 0 और 2, तो इसके लिए ज्ञात करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा उत्तर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ें, इसी क्रम में, तो M13 M13 क्या आएगा, देखिएगा M13 4 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म, तो 3 5 और 0 1। ठीक है, तो इसका सारणिक हमें ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखें 5 1 2 1 5 2 1 में देखें 3 के लिए हम देखें तो पहला स्तंभ खत्म, दूसरी पंक्ति खत्म, 0 4 1 2 0 4 1 2। इसका यदि हम सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, 0 और -4। अब आएगा M22 के लिए करें तो देखिएगा इसमें 5 के लिए 1 4 0 2 1 4 0 2। देखिएगा इसके लिए निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई, 1 4 0 2, 5 के लिए तो इसी आ जाएगा 2। बात आ रही है समझ में। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं हम। इसमें हम देखें कि हमने पिछले पेज M23 क्या आएगा, देखिए M23 में देखो -1 के लिए करेंगे तो 1 0 0 1 क्या आएगा, 1 0 0 1, इसका सारणिक 1 आ जाएगा। फिर M31 देखिए 0 के लिए 0 4 5 -1 0 4 5 -1 हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -20। ठीक है, फिर M32 ये सभी अभी क्या निकाले हैं, माइनर यानी कि कोफैक्टर निकाले जा रहे हैं। अब इसमें क्या 32 के लिए देखिए 1 के लिए करेंगे तो दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो 1 4 3 -1 1 4 1 4 3 -1। यदि हम इसको ज्ञात करें तो -1 और -12, -1 कितना हुआ, -13। और अंतिम को फैक्टर हम ज्ञात करेंगे M33। देखिएगा इसमें अंतिम के लिए 1 0 3 5 हो जाएगा, 1 0 3 5। ठीक है, देखिएगा 1 0 3 5 और इसके लिए करेंगे हल तो केवल कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी उप सारणिक यानी कि M11 M12 M13 M21 M22 M3 M22 M23 M31 M32 M33 सभी ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, मन के लिए हमने क्या बताया था कि यदि I और J के जो मान हैं उनका योग सम है
तो जो कोफैक्टर जो माइनर था, जो उपसारणिक था, वही रहेगा उत्तर इसका। तो दोनों का योग सम है, 1 और 1 2 होता है। तो इस केस में M11 ही A11 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 11 है, तो इसका मान कितना आ गया? 11। अब A12, इसमें I और J का योग करें तो विषम आता है, विषम पे परिवर्तन होगा, चिन्ह बदलेगा। तो M12 का मान था हमारा 6, तो अब A12 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 6। समझ में आ रहा है? A13 तो इसमें M13 का मान कितना है? 3, और इनका योग भी 4 है, तो 4 सम संख्या है, इसलिए कितना रहेगा? 3 ही आएगा इसका उत्तर भी। फिर A21 योग 3 है, विषम है, चिन्ह बदलेगा, तो मान देख लें। 21 M21 का मान था माइनस का 4, बदलेगा, क्या चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर A22 में हम देखें, इसका योग करने पर सम आता है, इस वजह से चिन्ह नहीं बदलेगा। जो कोफैक्टर यानी कि माइनर का मान होगा वही रख दिया जाएगा। 2 A23 इसमें मान परिवर्तित हो जाएगा कोफैक्टर का, माइनर का, चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए M23 का मान था 1, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 1। A31 यहाँ 3 और 1 4 होता है, सम संख्या है, बन रही है, घात सम है, इसका मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। तो M31 का मान माइनस का 20, तो A31 का मान भी माइनस का 20 ही आएगा। देखिए A32 5 है, विषम है, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर 32 का मान माइनस 13 है, तो यहाँ पर प्लस का 13 आ गया। और A33 यहाँ पर 3 + 3 6 हुआ, समघात है -1 की, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। और जो M33 का मान था वही रहेगा, कितना था? 5। तो यहाँ भी उत्तर कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से सभी सहखंड आपके निकल आए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग कर डेल्टा का यानी कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, इसमें एक रिजल्ट है, वो आपको ध्यान रखना है कि सारणिक का मान जो होता है वह A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 के बराबर होता है। लेकिन इसमें पूछा है दूसरी पंक्ति के हिसाब से, तो दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन हो जाएगा? बस 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमें कैपिटल A21 कैपिटल A22 और कैपिटल A23 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, तो कैपिटल A21, तो देखिएगा इसमें A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो 2 है, यही तो है 2। ठीक है, ये वाला। इसके लिए देखें तो 3 8 और 2 3, 3 8
और 2 और सारणिक आएगा, और -1 की घात 3 बनेगा तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा। तो 3 का 3 से गुणा 9 हुआ, 9 - 16 माइनस का 7, और -12 तो प्लस का 7। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे A22। A22 में देखें, देखो दोनों का योग 4 है तो प्लस का ही आना है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। सारणिक निकालेंगे, देखिएगा A22 यानी कि 0 के लिए करेंगे तो 0 में देखें, 0 के लिए दूसरा स्तंभ खत्म, दूसरी पंक्ति खत्म, 5 8 1 3, 5 8 1 3, 15 - 8 कितना हो गया, ये भी 7 हो गया। ऐसे ही अब निकालेंगे हम A23। A23 देखिए A23 में क्या होगा, A23 1 के लिए करेंगे, 1 के लिए तीसरा स्तंभ खत्म, दूसरी पंक्ति खत्म, 5 3 1 2, 5 3 1 2, और चूंकि इसमें योग कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, -1 की घात 5 माइनस का आएगा। तो देखिएगा इसमें 10 माइनस का 3 7 हुआ, और माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके मान 7 7 और -7 आए, लेकिन हमें सारणिक ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, डेल्टा बराबर A21, देखिए A21 क्या है, 2 और कैपिटल A21 7 है, गुणे में 7 प्लस, फिर अगला देखिए क्या है, 0 गुणा 7 प्लस, फिर क्या है 1 गुणे में माइनस का 7। ठीक है, तो देखो ये हो गया 14, ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस का 7। तो 14 - 7 कितना आ गया, 7। डेल्टा का मान कितना आ रहा है, 7। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक बता रहे हैं, अगली वीडियो में आगे का ही बताएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। प्रश्न इस तरीके से ही किए जाएंगे इस प्रश्नावली के। धन्यवाद।